नगर भाग, और दूसरा कौन सा था, दुर्ग भाग। नगर जो है ये पूरब में है और दुर्ग जो है ना ये पश्चिम में है। इनके दोनों के चारों ओर चार दीवारी थी। लिख दिया दोहरे परकोटे के प्रमाण। तो दोहरे परकोटे के प्रमाण। दुर्ग टूटा हुआ था, दुर्ग नीचे गिरा हुआ था। उसको जब उठाया, उसका मलबा हटाया तो नीचे कोई खूड़ के निशान थे। लिख दिया, पहले तो अनुमान लगाया कैसे गिरा, तो हो सकता है भूकंप आया होगा, तो लिख दिया भूकंप के प्रमाण। और सारी सभ्यता है ना, पूरी जितनी भी इंडिया की भी सभ्यता पढ़ोगे उनमें भी भूकंप के प्रमाण केवल और केवल कहाँ से, कालीबंगा से। जूते हुए खेत के प्रमाण, जूते हुए खेत के प्रमाण। खेत मिला है जूता हुआ तो हमारे और नाम बोल दे हल्की हरइयों के निशान, ऐसे बोल दे खूड़, ऐसे बोल दे उमरा, और भी कोई नाम बोलेंगे। खेत जुता होता है ना उसके, तो कोई नया अपने भाषा में नाम दे दे। खूड़ के प्रमाण कहाँ से मिले, तो खूड़ गांव का भी नाम है। और खूड़ उमरा को भी बोलते हैं, हल्की हरइयों को भी बोलते हैं। ये प्रमाण यहाँ से मिले। अब अगर खेत जोता है तो कोई न कोई फसल तो जरूर है, इसलिए अनुमान लगाया कि ये फसल हो सकती है। वो अनुमान कौन सा, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, बाजरा। मन लग गया कि कोई राजस्थान को आदमी हो सके जिसने बेरो आपने खूब हुआ है, क्योंकि आपने यही हुआ राजस्थान वाला में ज़्यादा फसल यही हुआ आपने मूलते ही। थोड़ी बहुत कोई मेथी सरसों और लिख दे दो एक दो तो सारी आ जाती। तो तीन तो दी है, कौन चार तो कौन सी है, रब्बी की फसल और एक खरीफ की फसल का भी नाम दे दिया। उत्खनन कर रहे थे, एक बालक की खोपड़ी मिली, एक बालक की खोपड़ी, और कहते इस खोपड़ी की जो कपाल थी उसमें 6 छेद थे, और 6 छेद होने के कारण कह दिया शल्य चिकित्सा करवाई है, ऑपरेशन करवाया है। तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी कालीबंगा से एक बालक की 6 छेद युक्त खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेद थे। इस वजह से अनुमान लगा लिया कि क्या हुआ है, शल्य चिकित्सा के प्रमाण। यहीं पर उत्खनन कर रहे थे, बड़ी बड़ी हड्डियां मिली, नाम लिख दिया ऊंट की अस्थियों के प्रमाण। किसकी अस्थियां, ऊंट की अस्थियों के प्रमाण भी कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले थे। इनके अलावा अग्निवेदिका यानी 7 राख के छोटे छोटे ढेर पड़े थे, 7 अग्निवेदिकाओं के प्रमाण। अपने 7 को थोड़ा शुभ मानते हैं तो सोचा यज्ञ करवाया होगा। क्या करवाया है, यज्ञ। इसे हमारे पंडित महाराज जी बोलते हैं, तो वो कहते हैं आ जाओ भाई कुंड बनाए, हवन कुंड, तो नाम दे दिया क्या, हवन कुंड। तो 7 अग्निवेदिकाओं के प्रमाण भी यहाँ से मिले। मकान जो थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे, इसलिए कह दिया गरीब आदमी है। इसलिए गरीब आदमी होने के कारण नाम क्या दे दिया, दीनहीन बस्ती। भाषा बदल कर लिखे तो क्या लिख देगा, गरीब बस्ती के नाम से किसको जाना जाता था, कालीबंगा को। आंगन जो था उसमें थोड़ा पक्का लगाया हुआ था, क्योंकि बेचारे सोचते होंगे भाई माटी बार बार आती है तो थोड़ा बहुत पक्का बना लिया होगा। अब तो मान लो न मिले गांव में, क्योंकि आजकल तो पैसों की भरमार है। पहले वाले जो थे वो नीचे ले भी लगाते थे, और कच्ची रसोई तो खास तौर से कच्ची होती थी। घर भी पक्का बना लेते तो भी रसोई में तो आंगन जो था वो भी कच्चा ही मिलता। इनका जो आंगन था वो मकान वाला वो थोड़ा फरस था, पक्का था, उसमें अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया था, अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। और इनके जो भवन थे वो कतारबद्ध थे, इसलिए उनको बोल दिया ग्रिड पद्धति में बने हुए। भवन कौन सी पद्धति में थे, ग्रिड पद्धति में। सड़क एक दूसरी को समकोण पर काटती थी, इसलिए नाम दे दिया कौन सा, ऑक्सफोर्ड। मृद भांड जो थे वो काले और लाल रंग के थे। मूलतः तो काले ही थे, लेकिन कई लाल ही थे, लाल के ऊपर काली और सफ़ेद धारियाँ थी। तो लाल काले मृद भांड कहाँ के, कालीबंगा के। लेकिन ये ध्यान रहे, लाल काले मृद भांड की संस्कृति का केंद्र पूछ ले तो आहड़, जो कभी आया ही था कल परसों। तो ऐसे मृद भांड मिले। एक मिट्टी के घड़े पर कोई लिपि लिखी हुई थी, ओवरलैपिंग लिपि। कौन सी लिपि थी, ओवरलैपिंग लिपि। आपने तो आज भी घड़ा के ऊपर ओवरलैपिंग लिपि आवा ही है, क्योंकि कुमार भी के ऊपर कोई न कोई मांडना मांड के दे, और वह अनुमान लगा लियो कि लिपि हुई लिखी हुई है, क्योंकि पढ़ी तो गई नहीं थी, इसलिए नहीं पढ़ी गई, इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये लिपि है। और क्या पता पढ़ी भी गई होगी, पर वो अगर ये कह दे कि पढ़ी गई तो उनको पूछे क्या क्या लिखा हुआ था, इसलिए वो अपनी बात छुपाने के लिए झूठ बोल रहे होंगे। ये भी तो हो ही सकता है। लेकिन हमें तो अब उन्होंने जो लिख दिया ना, चाहे वह झूठ बोले
चाहे सही बोले, बड़ी बात ही माननी पड़ेगी। तो मृद भांड मिले जिन पर ओवरलैपिंग लिपि के प्रमाण थे। मेसोपोटामिया, ओवरलैपिंग क्या होती है? घड़े के ऊपर जो लिपि लिखी हुई थी उसको ओवरलैपिंग बोल दिया। घड़े के ऊपर लिपि थी मृद भांड पर, हालांकि इसको पढ़ा ही नहीं गया। अब इसका अर्थ भी क्या बताऊं कोई, मतलब ऐसी लिपि जिसको पढ़ा नहीं गया। जैसे मैंने कल उदाहरण देकर आपको बताया था कि कोई बालक को स्कूल में डालते हैं, वो पट्टी जो होती है ना उस पर केवल क लिख के देते हैं, तो क पर तो कम वो बढ़ता कम चलाता है, या तो बढ़ते कोई खा जाता तो चलाने का झंझट खत्म, और न भी चलाता तो पूरी पट्टी पर ये करके लाता वो लिकोड़ा बोला देखा। तो ऐसे लिपि लिखी हुई थी। व्यापार कहाँ के लोगों के साथ? मेसोपोटामिया। ऐसे भी नाम दे दे, व्याघ्र अंकन, व्याघ्र अंकन से युक्त बेलनाकार मोहर। कौन सी? बेलनाकार मोहर। तो अगर ये नाम आ जाएगा तो समझ जाओगे, चाहे व्याघ्र अंकन लिखे चाहे सिंह अंकन लिखे, तो व्याघ्र अंकन की बेलनाकार जो मोहर थी उसके प्रमाण भी कहाँ से मिले? कालीबंगा से। ये मोहर मूलतः कहाँ की थी? मेसोपोटामिया की थी। तो मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरों के प्रमाण भी कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। भवनों में साफ सफाई की उन्नत व्यवस्था थी। गंदे पानी की जल निकासी हेतु लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया था। समाज मात्र सत्तात्मक था और सबका जो संस्कार है वो 3 प्रकार से किया जाता था। एक दफनाना, एक दाह संस्कार करना, एक फेंक देना, बाद में बचे हुए जो अवशेष थे उनको आंशिक संस्कार करना। इतनी सारी सी बातें हमने पढ़ी थी। और एक पर्सन कॉमन सेंस का सा है कि अगर पूछ ले कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में उत्खनित प्रथम स्थल है, तो स्वतंत्रता के बाद सुनना, भारत में पूछे ना, भारत में सबसे पहले स्थल है तो उत्तर आएगा रोपड़। कौन सा? रोपड़। कहाँ पर है? पंजाब में। कौन सी नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। और ये रोपड़ है, इसका जो उत्खनन था वो यज्ञदत्त शर्मा ने किया। ये अपने इंडिया हिस्ट्री में आएगा। तो रोपड़ जो है पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे, यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन किया। ये स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला स्थल है। तो फिर ये 52 की बात है। कब की बात है? 1952 की। तो फिर अपने वाले कालीबंगा जो है वो 53 में है ही। इसलिए राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल भी कोई है तो कौन सा आएगा? कालीबंगा आएगा। ये इतनी सी बात मैंने लिखा दी थी। एक लाइन और ऐड करना चाहो तो कर लो। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का प्रथम उत्खनित स्थल है। उत्खनित लिख लो या उत्खनन करने वाला स्थल लिख लो। तो पहले कौन से स्थल का उत्खनन किया गया? कालीबंगा का। 52-53 में खोज है ना, इसलिए कौन सा स्थल आएगा? कालीबंगा। तो ये एक सभ्यता वो कंप्लीट करवा दी थी। किस किस ने नहीं लिखी? ज़्यादा बहुमती है, मुझे पता है इस बात का। तो मोबाइल में फ़ोटो खींच लेना, राजी राजी बोल के कोई रजिस्टर दे दे। हाँ, और मोबाइल की फ़ोटो कल रजिस्टर में मिलनी चाहिए। ये नहीं कि मोबाइल में रह जाए और बाद में जब मोबाइल कभी नहीं चले तो उसको डिलीट कर दे। हाँ, कपास के भी हैं, लेकिन कपास वाला मूलतः हाँ दे देते हैं कई बार। लिखो तो लिख लो, बाकी अकेले कपास का नहीं पूछा, सारी फसल थी, मैंने देखा था। जो गेहूं ऐसे नाम दे रखे थे। विश्व का हाँ देख के बताऊंगा भाई अगर है तो, क्योंकि हमने पूरी रात काली कर करके फिर बुकलेट बढ़ाई थी। शायद आपको तो पहली बार ही कर रहे होगे कोचिंग। हमने यहाँ की बुकलेट है और आप उन बुकलेटों में से सिंगल पर्सन बाहर नहीं गया। और बुकलेट भी ऐसी है, एक बुकलेट में आपको एक सभ्यता ही मिलेगी, एक सभ्यता। तो जो बड़ी चीज़ होती है ना, उसको छोटा कर करके हम लिख लें तो ठीक है। कोई थाली में रोटी परोसे 5 7 1 ले 5 और फिर का एक साग ही ले आने,
तो मुश्किल ही काम है। टुकड़ा कर करके तो 5 पर आदि भी चल सका है, तो सारा टुकड़ा कर करके बुकलेट है। और बम अगर बुकलेट कोई पढ़ ले तो RS पर ही पास कर ले। बम में सारे 4 या 5 किताबों को समावेश है। तो अकेला को कौन लिखे, जद कौन बता रहे हो, और कोई है तो देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात को। ठीक, तो यह एक बात होगी की कालीबंगा की। अब सुनना, दूसरी सभ्यता कौन सी आपकी? आहड़ है। चलो आहड़ पढ़ लेते। आहड़ सभ्यता, पहला सुनना, पहले सुनना आराम से, बाद में लिखना। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है कहाँ पर? उदयपुर में है। मैंने ये बताया था कोई भी सभ्यता है वो किसी न किसी नदी के किनारे पक्की विकसित हुई है। तो आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो नदी का नाम है आयड़। कौन सी नदी? आयड़। आयड़ आगे चलकर बन जाती है बेड़च, और आयड़ बेड़च जाकर मिल जाती है कौन सी में? बनास में। तो बनास की सहायक नदी, राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से बहने वाली नदी बनास। वन की आशा इसी को कहते हैं क्या? वर्णाशा कहते इसी को, चंबल को नहीं कहते क्या? अच्छा, तो बनास राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आयड़ बेड़च नदी के किनारे। तो अभी मैं भी याद रहा इसका है, आहड़ कौन सी नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे विकसित हुआ था। आहड़ सभ्यता के कुछ उपनाम है, और मैं जहां तक देख रहा हूं वर्तमान के पेपरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम हो रहे हैं, इनके उपनाम ही पूछ रहे हैं। एक नाम है आघाटपुर, एक नाम है आघाट दुर्ग, एक नाम है धूलकोट, और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यही हो रहा है क्योंकि इस सभ्यता के जिस टिल्ले का उत्खनन किया गया था, टिल्ले का उत्खनन किया गया, उस टिल्ले का नाम है धूलकोट। तो उत्खनन सबसे पहले कौन से टिल्ले का हुआ? धूल यानी माटी, कोट यानी टिल्ला, धूल का टिल्ला, तो धूलकोट नाम है। धूलकोट भी इसी का उपनाम है। किसका? आहड़ सभ्यता का उपनाम है। एक इसका नाम मिलता है ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी। एक इसका नाम मिलता है बनास की सहायक नदी है, तो बनास संस्कृति स्थल, बनास संस्कृति स्थल। अभी दूसरा नाम दिया, वो सुनना कहाँ से प्रश्न उठाया कि आहड़ से खूब ज़्यादा मात्रा में मृद भांड मिले, और जो मृद भांड मिले वो लाल और काले, काला व लाल। कालीबंगा वाला तो ऑप्शन में आहड़ न है तो करना, वरना उत्तर सही कौन सा होगा? आहड़। अगलों ने वहाँ से एक प्रश्न उठा लिया, और प्रश्न उठाकर नाम क्या लिखा? लाल व काले मृद भांड की संस्कृति का स्थल। लाल व काले मृद भांड की संस्कृति का स्थल कौन सा? आहड़। तो अब मैं सारे यहीं पे लिखाऊंगा साथ ही कि कितने नाम हो गए? आघाटपुर, आघाट दुर्ग, धूलकोट। वर्तमान में सर्वाधिक जो फेमस पर्सन है ना अधीनस्थ बोर्ड का और RPSC का, वो यही है। सेकंड ग्रेड में 2 बार दे दिया। धूलकोट कौन से को बोलते हैं? आहड़ सभ्यता को, क्योंकि धूलकोट नाम का टिल्ला था जिसका सबसे पहले क्या किया गया था? उत्खनन किया गया। तांबे के उपकरण मिले, नाम क्या दे दिया? ताम्रवती नगरी। बनास संस्कृति का स्थल है। कैसा स्थल है? बनास संस्कृति का, क्योंकि बनास नदी है ना, इसलिए नाम क्या दे दिया? बनास संस्कृति। यहाँ के जो मृद भांड है वो लाल व काले। तो वैसे भी अगर मृद भांड की बात देखें तो जो कुम्हार क्या बोलते हैं जहाँ वो मटके पकाते हैं? चाक बोलते हैं। अपने राजस्थानी में या अपनी मारवाड़ी भाषा में बोले तो रुआ बोलते हैं। रुआ सुना हुआ क्या आपका नाम? जहाँ वो मर्द भांड पकाते हैं, पहले मिट्टी के कच्चे बर्तन होते हैं, फिर उनको एक जगह रखते हैं, सारे मर्द भांड उल्टे रखते हैं, ऐसे रखे जाते हैं उल्टे, सारे जो बर्तन होते हैं ना वो उल्टे रखते हैं। यहाँ एक नाम दिया उल्टी तिपाई विधि से। तो मैं मेरा मन में करोगे सारा में उल्टा हुआ है, सुल्टो कौन सो मेला गड़ाना, ये मेल के पकाए जा सकेगी, पकाए जा सकेगी, क्योंकि ये मेल के पकाऊंगा जब मान लो जो सामान है वो तो यहाँ को यहाँ रहे। तो उल्टी तपाई विधि से मिट्टी के बर्तन है। अब जो बर्तन जगह का ताव ढंगसू लागन है वह तो सारा क्यों जाए लाल, और जगह का ताव नहीं लागे किनारा पर रहे धूनी जगह का पूछे वह क्या हुए काला। तो मर्द भांड तो भैया तो सही तो 2 प्रकार का ही हुए, लाल और
काला। अब आ को ऊपर कलर अलग कर दे बा एक अलग बात है। तो अठा का मर्द भांड ही क्या का लाल और काले मर्द भांड। मर्द भांड तो जानते ही हो, मर्द यानी मिट्टी, भांड यानी भांडा गढ़ा। तो मिट्टी के जो बर्तन थे उनको क्या बोलते थे? मृद भांड। तो एक ये ध्यान रखना कि आहड़ के उपनाम कौन कौन से, तो कौन कौन से उपनाम है? अगाटपुर बनास संस्कृति का स्थल और लाल काले मृद भांड के संस्कृति का स्थल कौन सा? आहड़। अगला सुनना, खोज कब की गई? ये भी 2-4 बार पेपर में है। तो आहड़ की खोज 1953 में। खोज कब की गई? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास भाई साहब ने की थी। अक्षय कीर्ति व्यास। तो देखो आराम से याद रह सका है, ए आहड़ ए अक्षय कीर्ति, और वो भी देखो 53 की नहीं है, ए की नहीं है तो 53। तो आराम याद रह सका है 53 अक्षय कीर्ति और आहड़। तो आहड़ की खोज कब की गई? 1953 में। किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। उत्खनन कार्य, इसका उत्खनन कार्य 2 विभागों के नेतृत्व में हुआ। एक तो है अपने डेक्कन कॉलेज, डेक्कन कॉलेज है ये पूना में है। डेक्कन कॉलेज कहाँ पर है? पूना में। और पूना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एक अपने है मेलबर्न कॉलेज, मेलबर्न कॉलेज, और ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इन दोनों के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया वाले के मेलबर्न कॉलेज है और यहाँ का डेक्कन कॉलेज, इनके नेतृत्व में इसका उत्खनन करवाया गया। जैसे कालीबंगा का उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दिल्ली ने करवाया था ना, उसी प्रकार से इसका जो उत्खनन है ये एक तो पुना की कॉलेज और एक कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। अब आपने ज़्यादा तो दिक्कत ये आ जा, किस स्थल का उत्खनन मेलबर्न कॉलेज या मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से करवाया गया? जना खंगा वो तो आपने है ही गुना। आप तो राजस्थान को जीके दे रखे, ऑस्ट्रेलिया का पूछा है तो राजस्थान का जीके में ही है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया स्थल। यहाँ से इसका उत्खनन इनके माध्यम से करने वाले विद्वान कौन कौन थे? तो उत्खनन करता सबसे पहले इसका उत्खनन करने वाला विद्वान है 1955-56 में, और उनका नाम है R.C. अग्रवाल। क्या नाम था? R.C. अग्रवाल। इसी R.C. अग्रवाल का नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। R.C. अग्रवाल का नाम क्या है? रतन चंद्र अग्रवाल। तो उत्खनन करता कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल। कब की बात है? 1955 की। और इस रतन चंद्र अग्रवाल के बाद इसका व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया। व्यापक स्तर पर उत्खनन, और व्यापक स्तर पर जो इसका उत्खनन किया गया था ये किया गया था 1961 में, 1962 में। तब कौन कौन साथ दे रहे हैं? एक तो है HD सांखलिया। कौन है? HD सांखलिया, जिसका नाम है हंसमुख धीरज लाल सांखलिया। पूना विश्वविद्यालय का ये था ये, हंसमुख धीरज लाल सांखलिया। एक इनका सहयोग करने वाला है VN मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो अब कुल आदमी देखो, पहले कौन? अक्षय कीर्ति व्यास। शुरू में अक्षय कीर्ति व्यास है, फिर उसके बाद में आया R.C. अग्रवाल, फिर HD सांखलिया, फिर VN मिश्र। मतलब 4 आदमियों के नाम याद रखना, फिर कोई नाम दे दे। तो इनके द्वारा इसका क्या किया गया था? व्यापक स्तर पर उत्खनन। तो व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया किसका? आहड़ सभ्यता का। 61-62 पहले उत्खनन है 1955-56, खोज है 1953। खोज करता एक ही आदमी है, कौन? अक्षय कीर्ति व्यास। 55 में उत्खनन करने वाले विद्वान का नाम R.C. अग्रवाल, और 61-62 में HD सांखलिया और VN मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र। इन्होंने इसका उत्खनन कार्य किया है। किसका? आहड़ का। कैसा स्थल है? क्या ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है? ना, गैर सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। मैं नाम लिख रहा हूं, गैर सिंधु सभ्यता का स्थल है। मतलब सिंधु सभ्यता का नहीं है, क्योंकि मैंने भाषा इसलिए लिखी है, पेपर में नाम देते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है। कौन सा? आहड़। तो सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है, तो इसका मतलब फिर नगरीय भी नहीं है, क्योंकि सिंधु सभ्यता वाले तो नगरीय ही थे। तो यह आहड़ ग्रामीण सभ्यता का स्थल है। आहड़ ग्रामीण सभ्यता का स्थल है। तो सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है, तो मतलब कैसा स्थल है? ग्रामीण सभ्यता का। गांवों में ज्यादातर भाटे काम में लेते हैं,
शहरों में ज़्यादातर मकान बनाते हैं ईंटों के, और गांव में तो आज अगर कोठी भी बनाते हैं ना तो बाहर वाली जो है ना वो तो कहते हैं भाई बाटा की बनाओ, थोड़े पक्के समय तक, लंबे समय तक चले, पत्थर की उम्र होती है, डोकरे बताते हैं ये बात। तो ऐसा माना जाता है। तो यहाँ के जो भवन है, भवन जो हैं उनमें पत्थरों का प्रयोग किया गया है, एक तो पत्थरों का, और दूसरी कोई धूप में सुखाई हुई ईंट, मतलब पकाई हुई नहीं है। तो मुझे लगता है कि मकान तो बना लिए होंगे पत्थरों के और बाहर ने कुड्डी बना दी होगी ईंटा की। मतलब आप अपने भी बाहर जो मकान होते हैं कच्चे लगभग से होते हैं, तो जो एक तो पत्थरों का प्रयोग किया गया, एक धूप में पकाई हुई, धूप में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग, ईंटों का प्रयोग किया जाता है। तो धूप में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग और पत्थरों का प्रयोग भवन निर्माण में किया गया। कहाँ पर? आहड़ में। तो धूप में पकाई हुई ईंटों का और पत्थरों का प्रयोग है आहड़ के भवन निर्माण में। ये आहड़ सभ्यता की बात थी। यहाँ से मिला क्या क्या, उस सामग्री की जानकारी। तो देखना आहड़ से प्राप्त सामग्री, या मैं अवशेष लिखूं कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ। आहड़ सभ्यता से प्राप्त अवशेष, सभ्यता से प्राप्त अवशेष। नंबर 1, तांबा गलाने की भट्टी के प्रमाण। तांबा गलाने की भट्टी के प्रमाण, केवल और केवल तांबा की भट्टी ये एक जगह से मिली है, याद ही रखना इस बात को। जबकि लोहे की खूब सारी भट्टियां मिली है, और लोहे का भी जो प्रश्न पूछते हैं ना वो केवल सुनारी झुंझुनू वाला आता है। लोहा युगीन अलग बात है, भट्टी अलग है। लोहा गलाने की भट्टी के प्रमाण सुनारी झुंझुनू, हालांकि अपने 4 ही दे रखी है, फिर भी छोटी मोटी बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो लोहा गलाने की भट्टी पूछे तो सुनारी झुंझुनू, और तांबा गलाने की भट्टी पूछे तो कहाँ से? आहड़ से। तांबा गलाने की भट्टी के प्रमाण। दूसरा सुनना, कालीबंगा की एक बात शायद मैंने और भी नहीं बताया आपको कि कालीबंगा से तांबे का बना वर्षभ मिला था। किसका? तांबे का। मैं अब उधर साथ लिखाऊंगा। तांबे का बना वर्षभ कहाँ से मिला? कालीबंगा से। और पत्थर का बना वर्षभ पूछ ले तो आहड़ से। तो पत्थर का बना वर्षभ मिला है। आगे मिट्टी का भी वर्षभ बोलते हैं किसको? बेल को। वर्षभ किसको बोलते हैं? बेल। तो पत्थर का बना वर्षभ कहाँ से मिला? आहड़ से। तांबे का बना, जबकि मैं लिख रहा हूं यहां साथ, जबकि तांबे का बना वर्षभ, तांबे का बना वर्षभ कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तांबे का बना वर्षभ कहाँ से? कालीबंगा से। और पत्थर का बना वर्षभ कहाँ से? आहड़ से। उत्खनन कर रहे थे, अभी बताया था मैंने कि यहाँ से उल्टी तिपाई विधि से, उल्टी तिपाई विधि से मृद भांड बनाने के प्रमाण, मृद भांड बनाने के प्रमाण मिले हैं, जिन मृद भांडों का रंग है लाल प्लस काला। तो लाल काले मृद भांड वाले संस्कृति का स्थल बता दिया ना, किसको? आहड़ को। तो लाल व काले मृद भांड मिले उल्टी तिपाई विधि से बर्तन बनाने के प्रमाण। वो भी बर्तन कौन से? मिट्टी के बर्तन आहड़ से प्राप्त हुए। और यहाँ से क्या मिला? यहाँ से एक साथ 6 चूल्हों के प्रमाण। किसके? 6 चूल्हों के प्रमाण। अब पहले गांव में अगर पुरानी हवेली है ना कहीं, तो देखना गांव में घर के मेंबर की जो एक बुजुर्ग आदमी होता था ना वो मुखिया था, और पहले महिलाएं बेचारी थोड़ी अनपढ़ थी, इसलिए अगर वो अलग होना चाहती ना तो घर वालों को कहती मेरे से अत्ता आदमी का टुकड़ा को नहीं बने, अपना नाके नाके कर लो। जब डोकरो कहतो वह थारा चूल्हा नाके नाके बाढ़ लो, माथा फोड़ी मत करो। जबकि पूरा राजकाज वो होतो बोकी को भी डोकरा कोई होतो, तो सिर्फ और सिर्फ लुगाया नाका नाका रोटी बनाया करती। तो एक ही हवेली समूह में, अब उस हवेली में एक चूल्हो अठीना है, एक चूल्हो अठीना है, एक अठीना है। गाँव की कोई हवेली याद करो, यानी कि जिकी में यहाँ चूल्हा बढ़ता कोई शाम की जाता जना, इनका सिस्टम। हाँ पहले याद है कोई थोड़ा बहुत? कहीं नहीं याद है तो फिर तो आप शहरी होंगे भाई। मैं डाणी का आदमी इसलिए मैं तो अच्छी तरह से ये जानता हूँ। गांव की डाणियों में आज भी आपको मिल जाएंगे कि एक घर में वो एक मकान 13 है, वो एक मकान 13, वो एक 13 जना बाका 3 चूल्हा बड़ा है।
तो ये 6 चूल्हा का प्रमाण। तो अपने इतिहासकार थे, उन्होंने कहा अच्छा एक मकान में 6 चूल्हे हैं, इसका मतलब परिवार संयुक्त है, सिर्फ टुकड़े अलग बना रहे हैं, सिर्फ रोटी अलग बना रहे हैं। तो 6 चूल्हों के प्रमाण से अनुमान लगाया कि संयुक्त परिवार प्रथा थी। कौन सी थी? संयुक्त परिवार प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। पहले अपन तीसरी में पढ़ा था, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, एकल परिवार किसे कहते हैं, डंडा दे दे के याद करवाया करता और परिभाषा बताया करता, ऐसा परिवार जिसमें चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई बहन, बुआ सब एक साथ रहते थे। कौन सा? संयुक्त। अब तो केवल और केवल ओ है, और कई तो मैं देखूं कि टाबर 8-8 10-10 साल का हो जाए, यहाँ कौन जाने की वो भी कोई मिन्नक होया करतो की। हाँ, दादा भी कोई हुआ करता था क्या? क्योंकि आजकल वो पहले ही अलग रहना, नौकरी वाले के साथ नौकरी वाले की शादी, अलग ही रहना, डोकरे बेचारे गांव में पड़े, उनका सिस्टम अलग है। और पुत्र रत्न प्राप्ति कई कई बार तो 8-10 साल का होने के बाद पता चलता है भाई हाँ दादाजी भी कोई मिन्न को या करे। तो अब तो कौन सा सिस्टम है? एकल परिवार। पहले ये बहुत ही जोरदार बात थी, समाज की भी बात माना करते थे, यार कोई क्या बोल देगा, मतलब ये चीज पहले बहुत ज्यादा लागू थी। आदमी ऐसे मतलब झुक जाता था, किसकी वजह से? अब हम बस कोई चाहे कुछ ही कहे, दुनिया जाए भाड़ में, इस नेट ने कर दिया सब कुछ बर्बाद। और राजस्थानी संस्कृति बचाने में अपने वाली अंतिम पीढ़ी है, ये मान लेना, जिनकी मम्मियाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं चलाती। बाकी आगे तो ये दिक्कत ही नहीं आएगी कि कोई बचा ले। तो सुनना, संयुक्त परिवार प्रथा के प्रमाण कहाँ से? आहड़ से। कितने चूल्हे? यहाँ से 6 तांबे की यूनानी मुद्रा, ध्यान देना मैं बोल रहा हूँ कि 6 तांबे की मिली है, और वो भी यूनानी मुद्रा ही है। तो यूनान की मुद्रा है, लेकिन बनी किस धातु की है? तांबे की। और ये जो यूनानी मुद्रा है ना, इस पर एक देवता का चित्र उत्कीर्ण मिला है, अपोलो देवता। जैसे अपने सूर्य मंदिर है झालावाड़ में, सूर्य मंदिर है ओसिया में, ओसिया जोधपुर में सूर्य भगवान का मंदिर है। तो सूर्य, वैसे सूर्य देवता है, अब जो अदर सब्जेक्ट वाले वो नहीं जानेंगे। तो सूर्य जो है वो है क्या? विष्णु भगवान का एक नेत्र चमकता है। विष्णु एक देवता, सॉरी वरुण एक देवता, वरुण देवता, और वरुण देवता की एक आंख चमकती है, वो क्या है? सूर्य। अगर भी कि जून में दोनों चमक जाए तो सूर्य भगवान वरुण देवता का अंग है। और ये अपने सूर्य देवता के लिए गायत्री मंत्र है। सूर्य देवता के लिए कौन सा मंत्र है? और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में, ऋग्वेद में है। दुकानों में लगभग बनियों के दुकानों में चलता ही रहता है। तो इधर ये देवता ना, ये सूर्य देवता है, लेकिन ये सूर्य देवता है कहाँ का? यूनान का। यूनान में सूर्य देवता को क्या कहते हैं? अपोलो। तो हो सकता है कि ये आहड़ वाले यूनान वालों के साथ व्यापार करते होंगे, इसलिए वहां से वो कोई तांबे की मुद्रा यहाँ कोई सामान खरीदा उसके बदले भेजी होगी। अब सामान भी मूलतः तांबा ही खरीदा होगा, तो उन्होंने यहाँ भेजी होगी। तो उस पर उस अपोलो का चित्र मिल गया। एग्जाम में पूछ लिया, यूनानी देवता अपोलो के चित्र युक्त मोहर किस सभ्यता से प्राप्त हुई? तो उत्तर क्या आएगा? आहड़ से। यूनानी देवता है अपोलो, क्या है? यूनानी देवता है। इसकी जो मुद्रा है यूनानी मुद्रा, वो कहाँ से प्राप्त हुई? आहड़ से। याद रखना, यूनानी मुद्रा। उधर देखो इनको कोई एक नाम अलग दे दिया, और वो नाम है लेपिस लाजुली। क्या नाम है? लेपिस लाजुली। और आरपीएस ही पड़ गई इस नाम के पीछे। यूनानी मुद्रा को लेपिस लाजुली बोलते थे। अपने वाले अब समझ में आया नहीं लेपिस लाजुली के प्रमाण कहाँ से मिले, किताब में ढूंढा मिले हो को नहीं, क्योंकि एग्जामिनर पेपर बनाने वाला ज़्यादा समझदार है, वो कोई न कोई छोटी मोटी भाषा बदलता है। अभी आपने पेपर देखा होगा तो पीछे शायद सीटी का ही पेपर था, उसमें प्रश्न था कि मेवाड़ के महाराणाओं की छतरी कहाँ पर थी, मेवाड़ के महाराणाओं की छतरी कहाँ पर है। अब उसमें नाम दिया महासत्य। क्या नाम दिया? महासत्य। सारी किताबों में लिखा हुआ है आहड़ को महासतियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासतिया। क्यों? राजा महाराजा मरते थे, उनकी लुगाइयां सती हो जाती थी, इसलिए आहड़ को महासतियों का टीला कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम छतरियां तो वहां लिखेंगे, उन्होंने लिख दिया महासत्य। नयो प्रयोग होगा ना। फिर प्रश्न सुनना,
हमको लगभग ये पता होगा भाई महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होली के दिन हुआ। महाराणा प्रताप है ना, उनका राज्याभिषेक होली के दिन हुआ था। एग्जामिनर प्रश्न बदल दे, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, ऑप्शन में दे चैत्र पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा। 99% गलत हुआ है। और અહીંયા और करता हुआ है पेपर बहुत टफ बनाए, क्योंकि कोई किताब में कौन लिखेड़ो कौन सो फाल्गुन पूर्णिमा, पेपर में कौन लिखेड़ो ये बात वो याद है होली के दिन, लेकिन लिखेड़ी कौन ना बात इसलिए मानने को नहीं। तो ध्यान रखना लेपिस लाजुली उसी का नाम है। तो अपने पूछे लेपिस लाजुली के प्रमाण, किसके प्रमाण? लेपिस लाजुली के प्रमाण तो कहाँ से मिले? आहड़ से। आहड़ में अनाज रखने के मृद भांड, मैं बोलूं मिट्टी के पात्र मिले हैं। अब ये भी आप नहीं जानते हैं, अपने प्राचीन समय में घरों में जो आदमी होते थे उनके पास मोबाइल नहीं था, सबसे बड़ी बात तो ये है, इसलिए मोबाइल नहीं था तो उनके पास टाइम फुल था। प्राचीन समय में लोगों के पास मोबाइल था नहीं, मोबाइल नहीं था तो उनके पास एकदम फुल टाइम था। और फुल टाइम होता तो गांव के 5-10 आदमी एक जगह बैठते भी, विचार विमर्श आपस में बोलने का टाइम भी था। अपने पास तो बोलने का टाइम ही नहीं है, अपने पास तो किसी से बोलने बतलाने का कोई टाइम नहीं है। 5 आदमी बैठे हैं, आप नज़र देख लेना, 500 ऐसे बैठे हैं, सब आपका मोबाइल लेके बस बिंदास काम, मैं भी वहाँ ही हूँ, ठीक है। पहले वो लोग आपस में बातें करते, तो घर में जो महिलाएं थी उनके भी काम नहीं था भाई, घर खेती का काम ज़्यादा, तो वो क्या करते कि नए नए आविष्कार करते। आविष्कार उसी समय से शुरू हुआ। तो महिलाएं क्या करती, मिट्टी और गोबर को मिलाकर और फिर उसका कोई न कोई बर्तन बनाती मिट्टी का, और वो बर्तन मकान के भीतर बनाती। उनको बोलते थे अपने ओबरी कोठला, नाम सुन रहेंगे। अब भी अगर घर में दादी है ना तो दादी से पूछना, वो बता देगी ओबरी कोठला क्या होता है। तो ओबरी कोठला होता, इनके भी वो थे, ओबरी में भी अनाज ही भरते, कोठले में भी अनाज ही भरते। कोठला जो होता था वो इस प्रकार से बनाते कि उसके ऊपर से अनाज डालते, नीचे एक नाला छोड़ते थे, उसमें पूर लगाते थे। वो सिस्टम होको नहीं, अब चले ही तो टंकी क्या कहे, ढक्कन आवा है। तो पहले ये मिट्टी के बनते थे। इधर ओबरी जो बनाते थे ना, ओबरी, ये ओबरी जो होती थी इसके अंदर मतलब चारों ओर से बंद, उनकी कलाकारी कितनी थी, उसको बंद करते और सिर्फ एक गेट लगवाते उसके अंदर, लकड़ी का, वो भी लकड़ी की उसके फ्रेम होती, और उसके अंदर अनाज भी भरते। दूसरी बात भी, मैं घी रखना है, बढ़िया बढ़िया चीज़ है ना भाई, क्या में रखा करता ओबरी में। वो मिट्टी का पात्र था, किसका? मिट्टी का। यहाँ उत्खनन किया तो पहले वाले लोग थे, इसलिए मिट्टी के पात्र मिले, उनको नाम दे दिए गोरे बंकोट। मने लगे अब ओबरी कोठला याबा का नाम दे दिया। क्या कहा? ओबरी और कोठला जो बोलते थे ना, अपने आगे पढ़ेंगे। जगत सिंह ने चित्तेरों की ओबरी बनवाई, कल परसों परीक्षा में आया था। चित्तेरों की ओबरी किसको बोलते थे? जहाँ चित्र खूब सारे बनाकर बंद कर दिया, उस इलाके को क्या बोलते? अपने वाले बोले यार नाम सूगला है, चित्तेरों की ओबरी, बोले ऐसे लिखो तस्वीरारो कारखानो, भी कोई दूसरों के नाम है तस्वीरा, है तो चित्तरी, है तो चित्तरी ना। तो इस प्रकार से मिट्टी के अनाज रखने के 2 पात्र, जिनके नाम क्या है? गोरे व बकोट। याद रखना, मिट्टी के अनाज रखने के पात्र गोरे व बकोट मिले कहाँ से हैं? अब मैं बात भी बताऊं कि आपने ये चीज़ याद रह जाएंगी, इनमें कोई मीन में को नहीं आओगी कि ये चीज़ें न पढ़ी हुई। गलती कहाँ होगी? गोरे व बकोट के प्रमाण कहाँ से मिले? बट्ठे कालीबंगा भी हो सके, क्यों कालीबंगा आप पढ़ना, आहड़ भी हो सके, बेला बालाथल भी हो सका, गणेश्वर। और अगला प्रश्न इसी प्रकार का देता है। तो कम से कम जो मूल चीज़ है ना, उस पर विशेष फोकस करना हर लाइन के साथ, कि मिट्टी के बर्तन भी आहड़ से मिले, और उनके नाम अनाज रखने के पात्र हैं, उनका नाम क्या था? गोरे व बकोट था। लाल किले भी आहड़ से मिले, अक्षय कीर्ति भी आहड़ का था, HD सांखलिया का संबंध आहड़ से था, VN मिश्र का संबंध आहड़ से था। ऐसे याद करोगे ना तो सही रहेगा। आप आते ही बोलोगे उत्तर गलत हो, जबकि मैं कह रहा हूं कि आपको उत्तर आता है। आपको आता क्या नहीं? प्रश्न। बेचारा बदनाम है उत्तर। प्रश्न याद कर लो आप, केवल प्रश्न याद है ना, उत्तर अपने आप से, क्योंकि हमें प्रश्न नहीं आता। उत्तर सारे नीचे वाले हम 2 ऑप्शनों तक जाते ना, 2 में से 1 हो सके, तो वह 2 में से 1 ही तो हटाना है अब। तो ध्यान रखना कि प्रश्न ढंग से याद करना। अनाज रखने के पात्र हैं, अनाज रखने के पात्र आहड़ से मिले, गोरे और बकोट। अगला सुनना, यहाँ से आहड़ जो था ना, अनाज रखने के
पात्र है ही, और यहाँ से माप तोल के बाट, देखना माप तोल के बाट और चक्की के पाट, चक्की के पाट मिले हैं। मैंने दोनों साथ इसलिए लिखा कि याद रह जाए, माप तोल का बाट, चक्की का पाट। तो माप तोल के बाट और चक्की के पाट कहाँ से मिले? आहड़ से। इसका मतलब ये लोग कुछ न कुछ व्यापार करते होंगे। अपने घर में ताकड़ी होती है, ताकड़ी होती है, चाहे घर का सामान तोलने के लिए ही हो, लेकिन फिर कोई देखता है तो कहता ताकड़ी पालड़ो पड़े, क्यों नहीं, क्यों बेचता तो होगा, मतलब व्यापार वाणिज्य के। तो इसलिए अनुमान लगा लिया व्यापार वाणिज्य के प्रमाण। व्यापार वाणिज्य के प्रमाण कहाँ से मिले? आहड़ से। आदमी उस समय निठल्ला रहता था, खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए कोई ना कोई काम करता। अब आप वाले टाइम तो खैर अलग हो गई, इससे पहले बोलते बताते हैं लोग कि पेन का आविष्कार ही नहीं हुआ था। किसका? पेन का। स्याही का आविष्कार था, और स्याही जो थी उस स्याही में एक बने जो हाँ तूली बोलते हैं उसको, वो डुबो डुबो कर फिर सुंदर लेख लिखवाते कि ऐसे लिखो, ऐसे कार्य करवाते थे पहले। आजकल तो नया सिस्टम, मतलब कॉपी इस हिसाब की आती है, एक लाइन तो छोटी आवे और एक बड्डी आवे, तो टाबर दिक्कत ना आवे, छोटकी में लिखा जना सुंदर लिख ले। पहले कॉपी कटे लाइन ही कौन खिंचड़ी आती, सीधो पन्नो आतो बीम लिखवाता। अब भी साफ पृष्ठ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अपने जितने भी ऑफिस है ना, ऑफिसों में आप नजर करना इस बात का कि कोई ऑफिस हो चाहे किसी भी विभाग की, उसमें हमेशा सफेद पृष्ठ पर एप्लीकेशन है, होती है ना। वो लेख लिखने की वाली कला थी। ये लोग क्या करते थे, व्यापार वाणिज्य के साथ कोई ठप्पा बना रखा था, और उस ठप्पे से क्या करते थे, कोई रंगाई छपाई का काम करते। जैसे स्याही में डुबोया और छाप दिया, लाल स्याही ली छाप दिया, ऐसा काम करते। इतिहासकारों ने नाम लिखा दिया ठप्पों से, ठप्पों से रंगाई छपाई का कार्य। रंगाई छपाई का कार्य करने का अनुमान है, सारा अनुमानी। अनुमान कहाँ से लिया गया? तो ठप्पों से रंगाई छपाई करने का अनुमान कहाँ से लिया गया? आहड़ से लिया गया। ठप्पों से रंगाई छपाई करने का अनुमान भी कहाँ से लगाया गया? आहड़ से। शायद ये थर्ड ग्रेड वाला तो खैर आप नहीं दे रहे होंगे, पिछले वाले पेपर में ये प्रश्न ही डाला था हमने, ऐसा कैसा उठाया था कि ठप्पों से रंगाई छपाई का अनुमान कहाँ से? तो उत्तर क्या आया था? आहड़ से लिया गया था। यह ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है। कैसा स्थल है? ताम्रयुगीन। ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं ग्रामीण सभ्यता का स्थल है, ये जरूर बात है, लेकिन तांबे के उपकरण मिले इसलिए किसका? ताम्रयुगीन। एक बात मैं शायद पीछे भूल गया, यहां बता रहा हूं कि आहड़ी शुरुआत कहां से की? आहड़ की यहां से है ना। वो एक नाम भागी को किया अपनो शुरू को, मतलब इसके पीछे वाला प्रश्न है ना, वो नहीं मिल रहा। देखो यहाँ सुनना, आहड़ का उत्खनन है, आहड़ का उत्खनन। अब आगे नया प्रश्न बन सकता है, आहड़ का उत्खनन कितने स्तरों पर किया गया? 8 स्तरों पर। देखो कालीबंगा तो है 5, कालीबंगा 5 है, इनमें तो सारा नाम ही जुड़ रहे हैं, ए आहड़ ए 8। आहड़ कितने? 8। तो आहड़, आयड़, 8, 53, अक्षय कीर्ति सारे मिलने वाले से 8 स्तरों पर उत्खनन किया गया। इनमें से 2 स्तरों की बात थोड़ी याद रखना कि एक तो तीसरे स्तर पर, तीसरे स्तर पर चित्रित मिट्टी के बर्तन मिले, मिट्टी के चित्रित पात्र, चित्रित पात्र यानी ऐसे मिट्टी के बर्तन जिस पर कोई न कोई चित्र उत्कीर्ण हो। ये कौन से स्तर पर? तीसरे पर। चौथे स्तर पर 2 कुल्हाड़ी मिली हैं, चौथे स्तर पर तांबे की, तांबे की 2 कुल्हाड़ी। तो चौथे स्तर पर तांबे की 2 कुल्हाड़ियां मिली है, और तीसरे स्तर पर चित्रित मिट्टी के पात्र। स्तर याद रखना 8। आहड़ का जो उत्खनन है वो कितने स्तरों पर किया गया? 8 स्तरों पर किया गया था। तो आहड़ का उत्खनन 8 स्तरों पर, कालीबंगा का कितने? 5 स्तरों पर। मोटी मोटी बात है, आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई। आयड़ के बाद में उसी को बेडच बोलते हैं। बेडच बनास की सहायक नदी है। इसके उपनाम कौन कौन से थे? आघाटपुर, आघाट दुर्ग, धूलकोट, ताम्रवती नगरी,
बनास संस्कृति, लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का स्थल है। ध्यान देना, इसके साथ मैं लिख रहा हूं ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी। और मुझे लगता है यहां से भी प्रश्न गलत होता है। एक नाम आएगा ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है? गणेश्वर को। बोलेंगे ये अपने शायद फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया 10 तारीख वाला जो पेपर था, ताम्र संचयी स्थल किसे कहते हैं? गणेश्वर को ही। ताम्र संचयी, ताम्रयुगीन, गणेश्वर, ये दोनों ही बातें कहाँ से मिलती हैं? गणेश्वर से मिलती हैं। जबकि ताम्रवती नगरी पूछे तो उत्तर कौन सा आएगा? आहड़ आएगा। तो आहड़ वाला भी याद रखना, ताम्रवती नगरी भी आहड़ है। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और ताम्र संचयी सभ्यता अगर पूछे तो वो कौन सा आएगा? गणेश्वर। तो उपनामों में मैंने इतना लिखा, ताम्रवती नगरी, कौन सा? आहड़। खोज कब की गई? 1953 में। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। उत्खनन कौन कौन से विभाग, कौन कौन से स्थलों द्वारा? डेक्कन कॉलेज और मेलबोर्न विश्वविद्यालय, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया द्वारा। उत्खनन किसके द्वारा शुरू किया गया? आरसी अग्रवाल 1955 में। व्यापक स्तर पर उत्खनन किसने किया? HD सांखलिया, VN मिसर। HD सांखलिया का पूरा नाम हंसमुख धीरज लाल सांखलिया। कई बार दे देते, वरना तो बहुत कम, लेकिन कई बार पूरा भी दे देते हैं। जैसे GH ओझा का पूरा नाम गौरी शंकर हीरा चंद ओझा। अभी उस वनपाल वाले पेपर में प्रश्न पूछा, प्राचीन भारतीय लिपिमाला के लेखक कौन थे? किताब बहुत फेमस हो रही है, प्राचीन भारतीय लिपिमाला, GH ओझा की पुस्तक है। उसमें पूरा नाम दे दिया, गौरी शंकर हीरा चंद ओझा। VN मिसर था, ये उत्खनन करने वाले थे। यहाँ से प्राप्त सामग्री में क्या क्या मिला? तांबा गलाने की भट्टी के प्रमाण, कहाँ से? आहड़ से। पत्थर का बना वर्षभ, जबकि तांबे का बना वर्षभ कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुआ। उल्टी तिपाई विधि से मिट्टी के बर्तन, और वो मृद भांड थे, वो किस रंग के? लाल व काले रंग के थे। यहाँ से एक साथ 6 चूल्हों के प्रमाण, जिससे अनुमान लगाया गया कैसी प्रक्रिया, कैसे लोग थे? संयुक्त परिवार प्रथा का अनुमान लगाया गया। और इसी आहड़ से 6 तांबे की यूनानी मुद्रा मिली, जिस पर एक यूनानी देवता अपोलो का चित्र और एक अपने शंकर भगवान वाले त्रिशूल का, यानी एक मुद्रा जो मिली है उस पर तो अपोलो का चित्र भी है। और अगर पूछ ले कि त्रिशूल से युक्त मुद्रा कहाँ से मिली, तो भी कहाँ से? आहड़ से ही है। और इनके अलावा यहाँ से मिले थे तांबे की मुद्रा, और मुद्रा के बाद में इन जो तांबे वाली मुद्रा अपोलो देवता की है ना, उसको एक नाम दिया था, कौन सा? लेपिस लाजुली। तो लेपिस लाजुली के प्रमाण भी कहाँ से मिले? आहड़ से। आहड़ सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है, तो कैसा स्थल है? ग्रामीण स्थल है। गैर सिंधु सभ्यता का स्थल है, ग्रामीण स्थल है। भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया है, प्लस धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग, सूखी ईंटों का प्रयोग। जबकि अब ध्यान देना, केवल कच्ची ईंट कालीबंगा में, ईंट और पत्थर दोनों आहड़ में है, और केवल पत्थर गणेश्वर में। केवल पत्थर आए ना, वो कहाँ पर आएंगे? गणेश्वर में। उधर वाले मृद भांड भी लाल काले, कहाँ के? कालीबंगा। यहाँ भी लाल काले। गणेश्वर में पढ़ेंगे, वहाँ मिलेगा काला और नीला, काला और नीला। बेराठ पढ़ेंगे, वहाँ मिलेगा उत्तरी काले चमकीले मर्द भांड। बेराठ में कौन सा है? उत्तरी काले चमकीले। तो एक तो मर्द भांड की बात सबकी साथ समूह में याद करनी है। देखो अब अलग अलग पढ़ रहे हैं, लास्ट में अगर आप चाहोगे ना तो एक पृष्ठ पर 500 के नाम, मतलब 5 सभ्यता, एक पृष्ठ में ही 5 पार्ट करे, और उनमें मोटी मोटी ऊपर ऊपर की बात सबकी एक जगह लिख ले, फिर मिलने वाली बात एक जगह लिख ले, जो मिल रही है ना वो बात। अगर इतना सारा याद हो गया ना तो बाकी का एक में एक नहीं होगा। वरनास हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा सुबह सफा। कोई दिक्कत होगी नहीं, एक बार तो याद है, 2-3 दिन निकले और भूल गए। इसलिए अलग अलग लिखने की बात बाद के छापो थोड़ा सा। मिट गया, कहाँ मिट गया, ढूंढना पड़ेगा अब उसको, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। ये तो यहाँ से है, पीछे वाला मैं लिखा रहा हूँ, वैसे लिखो बिना देखे। बचपन में बहुत सुंदर लेख लिखी थी, लिखो। आहड़ सभ्यता लिख लिया, कोष्टक में लिख लो उदयपुर। उदयपुर
लिखो नदी कौन सी थी? आयड। मैंने पृष्ठ पर लिख रहा हूं, साथ साथ लिखना। नदी का नाम लिखो आयड ओब्लिक बेडच, कोष्ठक में लिखना बनास की सहायक नदी, बनास की सहायक नदी। फिर लिखना आहड़ के उपनाम, आहड़ के उपनाम। नाम लिखो आघाटपुर, आघाट दुर्ग, धूलकोट, सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। धूलकोट का सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। तो देखो सारे नाम देखकर ऐसे भाषा बदलकर फिर पूछ ले कि आहड़ में सर्वप्रथम जिस टिल्ले का उत्खनन किया गया उसका नाम क्या था? तो आघाटपुर, आघाट दुर्ग नहीं है, धूलकोट है। धूलकोट बार बार पेपर में आ रहा है, तो धूलकोट एक इसी का नाम है। कौन सा? ताम्रवती नगरी। बनास संस्कृति का स्थल है। लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का स्थल है। लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का स्थल है। ये इसके सारे उपनाम हैं। इन लगभग प्रश्न इनमें से आता है, तो ध्यान रखना। ये भी 2-4 बार कोई पेपर में आया हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ है। ये सारे के सारे नाम है ना, ये सारे एग्जाम में आए हुए नाम है। तो आगे भी ध्यान रखना उपनाम कौन कौन से हैं। देखो ए दो तो मैं गलत को नहीं हुआ, आहड़, आघाटपुर, आघाट दुर्ग। ओ याद करना पड़ी सी, क्योंकि वो तो बदनाम हो रहे प्रश्न ही हर बार पेपर मारे सौ ज्यादा। कौन सो? धूलकोट ताम्रवती नगरी के नाम से जानते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर, ताम्र संचय भी गणेश्वर। बनास संस्कृति क्योंकि सहायक नदी है। लाल काले मृद भांड लिख लिया। फिर लिखो खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने, खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में। उत्खनन उत्खनन कार्य किन किन के निर्देशन में हुआ? तो मैं नाम लिख रहा हूं। पूना विश्वविद्यालय, क्या नाम था उसका? डेक्कन विश्वविद्यालय, डेक्कन विश्वविद्यालय। पूना और मेलबोर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया। मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के निर्देशन में। नाम याद रखने, पेपर की भाषा अगला कैसे बना कर दे देते। डेक्कन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पूना महाराष्ट्र में। और मेलबोर्न विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है या देश है? दोनों है, महाद्वीप है। महाद्वीप में देश का नाम भी क्या है? ऑस्ट्रेलिया ही है। तो ये दोनों बात याद रखनी,
ठीक है, लिख लिया ना इतना इतना। अगला लिख रहा हूं मैं, और जो बैठे को नहीं। अगला पॉइंट लिखना, सर्वप्रथम उत्खनन। सर्वप्रथम उत्खनन 1955-56 में किसने किया था? आर.सी. अग्रवाल ने। सर्वप्रथम उत्खनन 1955-56 में आर.सी. अग्रवाल ने किया था। आर.सी. अग्रवाल ने आर.सी. अग्रवाल ने। और इसके बाद व्यापक स्तर पर उत्खनन, व्यापक स्तर पर उत्खनन एच.डी. सांखलिया और दूसरा कौन है? वी.एन. मिसर। वी.एन. मिसर के नेतृत्व। मैं पूरी भाषा नहीं लिखा रहा, या पूरी लिखाऊं, समझ जाओगे? समझ जाओगे ना? हाँ भाई, ये उत्खनन करने वाले व्यक्ति है, तो रजिस्टर भर जाएगा बिना मतलब की भाषा लिखने से। एलडीसी वाला बैच होता तो मैं पूरी लिखाता। अब आप तो खुद ही समझदार हो, बीएड धारी हो, वैसे गुरुजी हो सारे, क्योंकि बीएड वाला सारा गुरुजी ही, तो वो कोई दुख वाली बात है नहीं। तो व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य किया गया। और इसका जो उत्खनन था वो उत्खनन कितने स्तरों पर हुआ? ये लिखो, उत्खनन 8 स्तरों पर किया गया था। उत्खनन 8 स्तरों पर किया गया था। तीसरे स्तर पर मिट्टी के चित्रित बर्तन, बर्तन मिले हैं। और चौथे स्तर पर 2 तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। दो तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। और याद रहे, न रहे 8 पक्का याद रखना है। ऐसे याद रहे तो भी ठीक है, न रहे यहाँ का आगा ना इसका 98 लिखा रहा मैं, जना थारो नहीं 90% को गलत होना है। तो इजी पर्सन आवर वो भी फेरा अपनों गलत हुआ, इनकी बात ना हुआ। ठीक है, वो 5 स्तरीय बार बार पूछ रहे हैं, गहराई में जाएं वो एक अलग बात है। तो ये दोनों बात भी थोड़ी बहुत याद रहे तो रख लेना, 2 तांबे की कुल्हाड़ी के प्रमाण। ठीक है, बाकी जो है वो कल पढ़ेंगे हम, टाइम पूरा हो गया।